हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं दैनिक भास्कर का। ये एडिटोरियल है हमसे ट्रंप का मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान जो उसकी साइकोलॉजी है समझने में भूल हुई है। ये एडिटोरियल है, इस पे देखते हैं। देखो, भारत पर 25% का जो टैरिफ लगाया है उससे ज़्यादा घातक ट्रंप की यह घोषणा है कि रूस से तेल लेने का जुर्माना भी वसूला जाएगा। भारत को धमकी टाइप का दिया है कि बोला है कि 25% टैरिफ तो ठीक है, लेकिन जो रूस से तेल ले रहे हैं उसका जुर्माना वसूला जाएगा। यह स्थिति कैसे आई? ये सच है कि भारत यूएस टैरिफ डिफरेंशियल ज़्यादा रहा है। भारत ने प्रतिबंध के बाद भी रूस से सस्ता क्रूड लेकर उसे रिफाइन कर यूरोप को बेचा और अन्य देशों से आयात को लेकर भारत के व्यापार और गैर व्यापार कानून भी सख्त रहे हैं। भारत के व्यापार और गैर व्यापार कानून भी सख्त रहे हैं। फिर इतने दिनों तक ट्रंप ने मात्र 10% टैरिफ भारत पर क्यों लगाया? शुरू में ट्रंप की एक जिद थी, अमेरिका की कुछ कृषि, डेयरी उत्पाद और पेट्रोलियम भारत कम से कम टैरिफ पर खरीदे। भारत इस पर अड़ा रहा कि इस सौदे से भारतीय किसानों को घाटा होगा। भारत ट्रंप का मनोविज्ञान नहीं समझ सका और डील रुकी रही। रूस से ज़्यादा रूस से तेल का मुद्दा भारत की कमजोर नस है। यह सच है कि रूस हमारा गाढ़े वक्त का भरोसेमंद दोस्त है। उसे छोड़ना व्यापार की दृष्टि से घाटे का सौदा तो होगा ही, अनैतिक और असामरिक भी होगा। लेकिन अभी तक रूस के साथ तेल या हथियार का मुद्दा ट्रंप की शर्तों में नहीं था। फिर आखिर ट्रंप ने हमारी यह कमजोर नस क्यों दबाई? भारत कृषि उत्पाद खरीदने की ट्रंप की जिद मानकर भी अपने किसानों की भरपाई कर सकता था। तब न तो रूस का मुद्दा होता, न ही यूएस पाक का मैत्री का नया कूटनीतिक खतरा। अगला है, क्या देश में पहले की तुलना में अधिक समानता आई है? प्रोफेसर राम सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। इनके द्वारा लिखा गया ये एडिटोरियल है। देखो, विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2011-12 और 2022-23 के बीच भारत ने उपभोग की असमानता को काफ़ी हद तक कम किया है। अर्थशास्त्री गरीब गरीब और अमीर के बीच असमानता को मापने के लिए गिनी इंडेक्स का उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्री गरीब और अमीर के बीच असमानता को कम करने के लिए क्या करते हैं? गिनी इंडेक्स का उपयोग करते हैं। गिनी वैल्यू में कमी को अच्छा माना जाता है, यानी गिनी वैल्यू में यदि कमी होती है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का गिनी इंडेक्स घटा है। इस मानदंड पर भारत दुनिया के 4 सबसे समानता वाले देशों में शुमार हो गया है। भारत की स्थिति चीन, अमेरिका, यूके से कहीं बेहतर बताई गई है। यहाँ गौर करना होगा कि भारत के लिए विश्व बैंक के आकलन उपभोग की असमानता के संदर्भ में है। विश्व बैंक के आकलन उपभोग की असमानता के संदर्भ में है। इसके लिए उसने विभिन्न समूहों के उपभोग खर्च पर कराए गए HCES 2022-23 की आधिकारिक डाटा का उपयोग किया है। इसमें उसने सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त सामानों में से कुछ वस्तुओं के उपभोग खर्च के मूल्य को भी जोड़ा है। देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त विषमताओं संबंधी मीडिया रिपोर्ट के अभ्यस्त हो चुके कई लोगों ने भारत में घटी उपभोग असमानता के दावे पर या तो संदेह जताया है या पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आलोचकों का तर्क है कि HCES की उपभोग डाटा में अमीरों के उपभोग को सटीकता से शामिल नहीं किया गया है। उनके अनुसार उपभोग की असमानता विश्व बैंक के आकलन से अधिक है। वे पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट के आधार पर भी कहते हैं कि भारत में आय की असमानता बहुत अधिक है। ऐसे में स्वस्थ बहस के लिए हमें इस विवरण में छिपी चीज़ों को खंगालना होगा। हम विश्व बैंक के आकलन पर चाहे जितनी बहस करें, लेकिन NSSO के डाटा से स्पष्ट है कि भारत में उपभोग की विषमता में आई कमी उल्लेखनीय है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग भी सुधरी है।
विश्लेषक राष्ट्रीय आय में शीर्ष 1% वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर चिंता जता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि WIL के अनुमानों में कई खामियां हैं, जिससे अतिशयोक्तिपूर्ण दावे पैदा होते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आय के जो वितरण है उसको लेकर भारत में आज भी कोई आधिकारिक डाटा नहीं है। WIL ने शीर्ष आय वर्ग के अनुमान के लिए आयकर के डेटा का प्रयोग किया है। निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उसने माना है कि इनमें से 70 से 80% परिवारों का उपभोग खर्च उनकी आय से अधिक है। सरल शब्दों में आय की असमानता के अनुमान कहते हैं कि शीर्ष 20 से 25 परिवार के अलावा से सभी साल दर साल अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं। इस व्यवहारिक धारणा के चलते निचले 80% वर्ग की आय को कम करके आंका गया है। इसी राष्ट्रीय आय में इस वर्ग की हिस्सेदारी उनकी वास्तविक हिस्सेदारी से कम आंकी गई है, जबकि शीर्ष आय समूहों की हिस्सेदारी का अनुमान वास्तविकता से अधिक है। क्या देश आय की असमानता बढ़ रही है? देश की आय की असमानता बढ़ रही है? जवाब है नहीं। यदि हम WIL के दावों को भी देखें तो 2017 से 22 के बीच राष्ट्रीय आय में निचले 50% वर्ग का हिस्सा बढ़ा है, जबकि 10% घटा है। शीर्ष 1% वर्ग की अधिक हिस्सेदारी यकीनन चिंता का विषय है। हालांकि 16-17 से इस 1% वर्ग का हिस्सा केवल 0.3% ही बढ़ा है। यह केंद्र सरकार द्वारा कर चोरी रोकने के उपायों के चलते हुआ है। पहले की तुलना में उच्च आय वर्ग आजकल सत्यता रिपोर्ट देते हैं। मेरा शोध कहता है कि 2014 से शीर्ष आय वर्ग की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी कर संबंधी नियमों के बेहतर अनुपालन के कारण हुई है। इससे बढ़ती असमानता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। वास्तव में आय की असमानता का आकलन लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी कर पूर्व आय के स्थान पर कर चुकाने के बाद, कर से जो पूर्व आय थी ना उसके स्थान पर कर चुकाने के बाद बची आय के आधार पर। चूंकि अमीरों द्वारा करों का भुगतान बढ़ा है, इसलिए शीर्ष आय वर्ग की कर पश्चात आय उनकी कर पूर्व आय का सिर्फ 65 से 70% हिस्सा ही रह गई है, जिसके आधार पर आय की समानता का आकलन किया गया है। इसके विपरीत निम्न आय समूहों के लिए असमानता अनुमानों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के तहत कैश ट्रांसफर को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि आज इस तरह की ट्रांसफर GDP का लगभग 1% है। यदि हम अमीरों की कर देने की बाद की आय का उपयोग करें और गरीबों की आय में सब्सिडी जोड़ें, अमीरों की कर देने की आय के बाद का उपयोग करें और गरीबों की आय में सब्सिडी जोड़ें तो पाएंगे कि बीते एक दशक में आय असमानता में कमी आई है। ये हिंदुस्तान का है। नई शिक्षा नीति से विकसित भारत की ओर बड़े कदम। कन्हैया त्रिपाठी, प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में जो उत्साह देखने को मिला वह सचमुच अपूर्व था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में अब अपना आकार लेने लगी है। अकादमिक जगत के लोग भी इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना संजोया है, स्पष्ट है हमारी शिक्षा व्यवस्था ही हमको इस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बिना समग्र शिक्षा व्यवस्था के हम विकास के किसी भी स्तर की बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्ता को अकादमिक जगत से जुड़ा देश का हर एक व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा है। हालांकि पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो इसकी आवश्यकता को समझना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल सुधार नहीं बल्कि यह वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का दार्शनिक दस्तावेज है। वैचारिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक पुनर्जागृति
का दार्शनिक दस्तावेज है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के आधार पर एक जीवंत, समावेशी और भविष्योन्मुखी शिक्षा व्यवस्था बनाने में हम जुटे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी कहना उचित है कि हम वैश्विक परिस्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत को एक बार फिर वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना है तो हमें वैश्विक अपेक्षाओं के साथ समन्वय बनाना ही होगा। भारत में कभी नालंदा, पुष्पगिरी, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केंद्र थे। आज देश में करीब 1200 विश्वविद्यालय या उसके समतुल्य शिक्षा केंद्र है, जो निश्चित रूप से संतोष की बात है। अब जरूरत है देश के अकादमिक जगत के लोग प्राथमिक विश्वविद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा केंद्र तक इसमें अपनी तय भूमिका निभाएं। मातृभाषा के माध्यम से 64 कलाओं को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित करना है। भारत के वैज्ञानिक, बौद्धिक वर्ग अंग्रेजी में पठन पाठन के आदी रहे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद वे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने लगे, शास्त्रों में अपनी शिक्षा के बीज ढूंढने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के 6% तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, शोध की गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा के जरिए समाज निर्माण के लिए देश के शिक्षा बजट को थोड़ा और अधिक बढ़ाना होगा। विगत 5 वर्षों का आकलन किया जाए तो पता लगता है कि भारत सरकार ने बहुत नए कदम उठाए हैं, जिसमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा, जिससे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत एआई कौशल, वेब आधारित स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा पोर्टल, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली में पाठ्यक्रम शुरू किए गए। इसी तरह भारत भाषा सागर, संस्कृत एनसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, भारत ज्ञान प्रणाली केंद्र, कोशाश्री पोर्टल, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, माई कैरियर एडवाइजर ऐप, तारा ऐप जैसी उपयोगी उपक्रम का विस्तार किया गया है। भारत को सतत विकास लक्ष्य 2030 तक के अनुसार व्यापक सफलताएं अर्जित करनी है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों और अभिभावकों के साथ शिक्षा और अकादमिक जगत में अभिरुचि रखने वाले लोगों का एक पूल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल मंत्र है। इसलिए आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति के व्यापक उद्देश्य की दिशा में हम सक्रिय हैं। सभी हितधारकों को समझना होगा कि विकसित भारत के निर्माण में हमारे ताजा संकल्प भी काम आएंगे। विश्व के अनेक विश्वविद्यालय भारत में आने के लिए कतार में खड़े हैं। ऐसे में भारतीय बोध के साथ नए रोडमैप के लिए कार्य करना आवश्यक होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही से अवलोकन, आकलन, योजना निर्माण, संयोजन, क्रियान्वयन हुआ तो भारत निश्चित ही विश्व में अपनी छवि देख सकेगा। तो आज फ्राइडे रहता है, ऑलमोस्ट कम ही एडिटोरियल आते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।